हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसका पहला टॉपिक है द ब्लड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन समझने वाले हैं। तो ये जितना भी लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसका। तो जो ब्लड होता है, तो हम लोगों को नॉर्मली ये मालूम होता है कि ब्लड जो है हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में गैसेस का ट्रांसपोर्ट कराने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हमारे बॉडी की पीएच को मेंटेन करने के लिए, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कि हमारी बॉडी ना तो ज्यादा एसिडिक हो ना ही ज्यादा एल्केलाइन हो जाए, उसको मेंटेन करने के लिए जो है ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे आज इसका ब्लड के बारे में। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ ब्लड। जो फंक्शंस ऑफ ब्लड होते हैं, तो ब्लड का सबसे पहला काम होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मींस यानी कि गैसेस को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि एक पार्ट से, जैसे कि लंग्स हो गया, तो लंग्स से जो है हमारे क्या होता है ऑक्सीजन एंड CO2, यानी कि CO2 को हम एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी की हर एक सेल के पास पहुंचाने का काम कौन करेगा? ब्लड। और जो सेल से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत सारा दूसरा भी निकलता है, तो उसको लंग्स तक लाने का काम कौन करता है? ब्लड। और फिर जब वो CO2 लंग्स में आ जाती है, फिर हम उसको एक्सहेल कर देते हैं। ठीक है, रेगुलेशन करता है। तो बॉडी के अंदर जो ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। देन इसका पार्ट होता है प्रोटेक्शन। जो एंटीबॉडीज जो हमारी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं, इम्यूनिटी जो होती है, उसमें भी ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, तो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड क्या होती है भाई? तो सबसे पहले क्या होता है, ब्लड जो है डेंस होता है। डेंस मतलब जो वाटर होता है, वाटर से जो ब्लड है वो थोड़ा सा डेंस यानी कि गाढ़ा होता है, थोड़ा सा उससे अपर लेवल का होता है। वाटर जो है बहुत ज्यादा बहुत पतला होता है, बहुत थिन होता है। और जो ब्लड होता है वो थोड़ा उससे ज्यादा थिक होता है, विस्कस होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, स्टिकी होता है। कभी कभी स्टिकी मींस स्टिकी, कभी कभी आप लोगों ने ये देखा है कि जब हमारे चोट लग जाती है, वहां से ब्लड निकलता है, तो हम लोगों ने कभी यूं करके ब्लड को देखा होगा। तो जो ब्लड होता है वो थोड़ा चिपचिपा यानी कि स्टिकी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग। जो ब्लड का टेम्परेचर होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और अगर फॉरेनहाइट में देखें तो 100.4 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। ठीक है, तो नॉर्मली हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये ब्लड का जो टेम्परेचर है ये 38 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि हमारी जो बॉडी है, जैसे ओरल या फिर रेक्टम टेम्परेचर से ये 1% ज्यादा होता है। ओके, अब जो ब्लड की पीएच होती है ये 7.35, जो ब्लड की पीएच होती है यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होती है 7.35 से 7.45 होती है, जो कि स्लाइटली एल्केलाइन है। व्हाट डू यू मीन बाय स्लाइटली एल्केलाइन? तो ये जो पीएच स्केल होता है, यहाँ का 0 और यहाँ पे होता है 14, यहाँ होता है 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरीके से नंबर्स होते हैं उसमें। तो जितना ज्यादा हम 7 से पीछे जाएंगे, जैसे यहाँ पर है कोई सा भी नंबर, जैसे किसी की पीएच है 5.6, तो वो बहुत कम एसिडिक है। और अगर किसी की पीएच 1 है, तो वो चीज बहुत ज्यादा एसिडिक होती है। ठीक है, अब यहां से आगे जाते हैं। अगर किसी की पीएच 8 है तो वो हल्का फुल्का सा एल्कलाइन या फिर बेसिक नेचर का है। और अगर किसी की पीएच 13 है या फिर 14 है तो वो बहुत ज्यादा बेसिक नेचर का है। तो अब देखो, जो ब्लड की पीएच होती है वो 7 से 8 के बीच में, यानी कि 7.35 से 7.45 के बीच में होती है ब्लड की पीएच, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है। यानी कि हल्का सा जो हमारा ब्लड है वो एल्कलाइन नेचर का है, यानी कि स्लाइटली एल्कलाइन है हमारा ब्लड। ओके, अब देन देखते हैं जो हमारा ब्लड होता है, जब हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा होता है, यानी कि ऑक्सीजन यानी कि जो गैस होती है जो हम इनहेल करते हैं, जो कि प्लांट से आती है, वो ऑक्सीजन जो गैस होती है जब वो हमारे ब्लड के अंदर होती है, ब्लड में होती है, तो हमारा ब्लड जो है ब्राइट रेड कलर का दिखता है।
लेकिन जब हमारे ब्लड के अंदर CO2 होती है तो हमारा ब्लड डार्क रेड कलर का दिखता है। ओके, अब उसके बाद देखते हैं हम लोग, जो ब्लड होता है ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का 20% पार्ट कैरी करता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के फ्लूइड होते हैं, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इंट्रा सेल्यूलर भी इसके नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रा सेल्यूलर यानी कि सेल्स के अंदर होने वाला जो फ्लूइड होता है। हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो उन सेल्स के अंदर जितना भी फ्लूइड होगा वो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहलाएगा। उन सेल्स के बाहर जितना भी फ्लूइड होगा वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहलाएगा। तो अब देखें आप, जो सेल्स के अंदर, अब ब्लड जो है वो सेल के अंदर तो है नहीं, वो कहां पर है, ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, तो इसलिए वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की कैटेगरी में रखा गया है। तो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड वो होता है जो कि सेल्स के अंदर होता है, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर में कौन कौन से फ्लूइड्स आ गए, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड हो गया, और बहुत सारे फ्लूइड होते हैं, ये हम एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, हाँ, अब और हमारी बॉडी का जो टोटल बॉडी वेट होता है उसका ब्लड जो है 8% पार्ट कैरी करता है, यानी कि जो टोटल बॉडी वेट है उस टोटल बॉडी वेट में से, जैसे मान लो किसी भी पर्सन का बॉडी वेट 100 kg है, तो उसका 8% कौन ब्लड की वजह से होगा, तो उसका 8% यानी कि 8 kg जो है वो ब्लड की वजह से होगा। ठीक है, अब जो मेल्स होते हैं वो मेल्स के अंदर ब्लड कितना होता है, 5 to 6 लीटर्स। ओके, और जब फीमेल्स होती हैं उन फीमेल्स के अंदर ब्लड होता है 4 to 5 लीटर। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आएगा कि फीमेल्स में जो है ब्लड कम क्यों है और मेल्स में ब्लड ज्यादा क्यों होता है। ठीक है, तो इसका एक रीजन ये भी होता है, जब एक तो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जिससे उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है रिप्रोडक्टिव पीरियड के अंदर। ये रिप्रोडक्टिव पीरियड मेनार्की से मीनोपॉज तक चलता है, तो उसमें उनका जो है ब्लड का लेवल बहुत कम होता है क्योंकि बहुत सारा ब्लड मेंस्ट्रुअल साइकिल में फ्लो आउट हो जाता है। और दूसरा रीजन ये होता है, जो मेल होते हैं उन मेल के अंदर जो टेस्टिस होते हैं उन टेस्टिस से एक हार्मोन रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन। तो ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये क्या करता है, एरिथ्रोपोइटीन जो होता है उसके फॉर्मेशन को बढ़ा देता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो एरिथ्रोपोइटीन कहां से रिलीज होता है, ये किडनी से रिलीज होता है। तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है मेल के अंदर ज्यादा होता है, तो एरिथ्रोपोइटीन का फॉर्मेशन स्टिमुलेट भी बहुत ज्यादा होगा, एरिथ्रोपोइटीन का फॉर्मेशन भी ज्यादा होगा। एरिथ्रोपोइटीन जो होता है एरिथ्रोसाइट यानी कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कराता है। तो सिंपल सी बात है, ये सब चीजें थोड़ी डीप वाली हो गई जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो एरिथ्रोपोइटीन को स्टिमुलेट करता है, एरिथ्रोपोइटीन के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है, सॉरी, और उसको बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, जिससे हमारा जो ब्लड है वो बढ़ जाता है। लेकिन फीमेल्स के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए उनके अंदर जो है ब्लड कम होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। जो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा ब्लड है इस ब्लड के अंदर प्लाज्मा भी होता है और ब्लड सेल्स भी होती हैं। जो प्लाज्मा होता है वो प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का 55% कैरी करता है। ठीक है, जो प्लाज्मा होगा वो ब्लड का 55% पार्ट बनाता है, और जो ब्लड सेल्स होती हैं वो 45% पार्ट बनाती हैं। ठीक है, हाँ, जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, जैसे किसी भी फ्लूइड को या किसी भी सब्सटेंस को जब हम लोग क्या करेंगे, उस सब्सटेंस के टुकड़े कर देंगे एक तरीके से। जैसे उसको, जैसे एक फोन है, फोन पे रिसर्च करनी है तो हमने फोन के सारे पार्ट्स को अलग अलग कर दिए, जैसे कि जैसे फोन की डिस्प्ले अलग कर दी, कैमराज अलग कर दिए, माइक अलग कर दिया, और बैटरी अलग कर दी, मदरबोर्ड अलग कर दिया, ये सारे पार्ट्स को अलग अलग कर दिया। अब उनके ऊपर हम रिसर्च करेंगे, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आप लोगों को यहाँ कहीं पे एक इमेज दिख रही होगी जिसमें जैसे ये यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, एक टेस्ट ट्यूब है, जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है ऊपर की तरफ जो है प्लाज्मा शो हो रहा है,
जो नेक्स्ट बिल्कुल थिन सा पार्ट दिखा हुआ है यहाँ पे, बहुत पतली सी लेयर जो दिखी हुई है, उसको बोलते हैं हम बफी कॉट। और जो नीचे है बिल्कुल ब्राइट रेड कलर का, ये है एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी। जब इसको सेंट्रिफिकेशन कराते हैं हम लोग, तो सेंट्रिफिकेशन के बाद ये सारे सब्सटेंस जो ब्लड के होते हैं ये बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। तो उसमें आप लोगों को दिख ही रहा होगा इस इमेज के अंदर, यहाँ पे जो सेंट्रिफिकेशन हुआ है। अब हम देखते हैं जो हेल्दी एडल्ट होते हैं, जो हेल्दी एडल्ट होते हैं, तो उस हेल्दी एडल्ट का जो टोटल बॉडी वेट है, जैसे कि टोटल बॉडी वेट में क्या क्या आएगा, पूरा ब्लड, जितना भी बॉडी के अंदर फ्लूइड है, जितने भी टिश्यूज हैं, पूरी बॉडी के अंदर जो भी चीजें हैं, तो वो जो पूरी बॉडी के अंदर जो भी चीजें हैं वो 92% वेट बनाती हैं, वेट है उनका। और जो बचा हुआ जो 8% है, वो जो वेट आ रहा है उसका, जैसे 100 केजी आ रहा है, तो 8% जो वेट है 100 केजी का, वो ब्लड की वजह से हो गई है। मैंने पहले ही आपको लोगों को बता दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो ये जो 8% जो हमारा ब्लड है, इस 8% ब्लड के अंदर 55% क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है, और उसके बाद आती है उसके अंदर ब्लड सेल्स। ये रहा, इसका 55% प्लाज्मा है, और ये जो 45% जो है वो ब्लड सेल्स होती हैं। तो ये जो 55% प्लाज्मा है, इसके अंदर क्या क्या होता है भाई, देखें आप लोग। तो प्लाज्मा के अंदर 55% प्लाज्मा है, तो उसके अंदर 7% तो प्रोटीन होगा, 91.5 होता है वैसे, 91.5% जो होगा वाटर होगा, और 1.5% जो होगा उसके अंदर अदर सॉल्यूट्स होंगे। तो ये जो प्रोटीन्स है प्लाज्मा के अंदर, तो ये जो प्रोटीन्स है प्लाज्मा के अंदर, इन प्रोटीन्स का मतलब जो 7% प्रोटीन है, इन 7% प्रोटीन्स में से सबसे मेजर जो प्रोटीन है एल्ब्यूमिन होता है, जो कि 54% होता है। उसके बाद आता है ग्लोब्यूलिन, जो कि 38% होता है। उसके बाद है फाइब्रिनोजन, जो कि 7% होता है। उसके बाद आ जाता है ऑल अदर, जितने भी और अदर प्रोटीन्स होते हैं उसके अंदर, वो 1% में आ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो एल्ब्यूमिन है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बाकी आगे हमें पढ़नी है फुल डिटेल में, ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो जो एल्ब्यूमिन होता है, जैसे कि क्या करने का काम, ये क्या करता है, जो हमारे ब्लड के अंदर जो वाटर है और जो ब्लड सेल्स हैं, तो ये वाटर को मतलब अट्रैक्ट यानी कि पकड़ने का काम करता है। जैसे मैग्नेट होता है ना, जो कि आयरन को अट्रैक्ट करता है, इसी तरीके से जो एल्ब्यूमिन है, ये वाटर को, जितना भी वाटरी सब्सटेंस है, उसको अट्रैक्ट यानी कि उसको पकड़ के रखने का काम करता है। जिससे क्या होता है, वो जो वाटर है वो सिर्फ ब्लड वेसल में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। लेकिन अगर ये एल्ब्यूमिन की कमी हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, ये वाटर इधर उधर मूव कर जाएगा, यानी कि वहां से निकल जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन करने वाली चीज तो कम हो गई ना, एल्ब्यूमिन कम हो गया। तो जब वाटर इधर उधर चला जाएगा, तो उससे हमारा एडेमा हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब उसके बाद आ जाता है ये जो 1.5% जो अदर सॉल्यूट्स हैं, इसके अंदर क्या क्या है। जैसे कि हमने देखा 55% ब्लड का प्लाज्मा है, उसके अंदर 7% प्रोटीन है, 91.5% वाटर है। अब जो 1.5% में अदर सॉल्यूट्स बचे, इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके, न्यूट्रिएंट, गैसेस, रेगुलेटरी सब्सटेंसेस, सब आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में। उसके बाद होता है इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। जो 1.5% है, इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है। अब वेस्ट प्रोडक्ट में क्या क्या होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, एमोनिया और बिलिरुबिन, ये सब चीजें 1.5% जो अदर सॉल्यूट है उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, उन सब के अंदर ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्लाज्मा का पोर्शन, इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स जो होती है हमारे 45%, पूरे ब्लड का 45% कैरी करती हैं ब्लड सेल्स, जिनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। ब्लड सेल्स को फॉर्म्ड एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं, आगे हम फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो जो ये ब्लड सेल्स होती हैं, इसके अंदर प्लेटलेट्स होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, आरबीसी होती है, ठीक है। अब जो 45% जो ब्लड वेसल्स, सॉरी ब्लड सेल्स हैं,
45% ब्लड सेल्स में से 99% जो ब्लड सेल्स होती हैं वो सिर्फ आरबीसी होती हैं। अब बचे हुए 1% में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होंगी। तो 99% जो आरबीसी होती है इसमें से 4.8 मिलियन से 5.4 मिलियन आरबीसी होती है टोटल हमारे ब्लड के अंदर, जो कि 99% पूरे ब्लड की सेल्स का फॉर्म्ड एलिमेंट्स का पार्ट बना रही है। ब्लड सेल्स जो 45% है उनमें से 99% तो आरबीसी है, जिसका नंबर है 4.8 मिलियन से 5.4 मिलियन। ठीक है, अब नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी, जिसका 5000 से 10,000 होता है नंबर। उसके बाद आती है प्लेटलेट्स, जो कि 1.5 लाख से 4 लाख नॉर्मल नंबर है इसका। ठीक है, अब ये जो दोनों प्लेटलेट्स और जो डब्ल्यूबीसी है ये लेस देन 1% होती है, क्योंकि 99% तो आरबीसी हो गई ना, तो बचा हुआ 1%, तो ये दोनों 1% में आती हैं। अब जो डब्ल्यूबीसी है उसके भी अदर टाइप्स हैं। तो सबसे पहले इसका टाइप होता है न्यूट्रोफिल, फिर होता है लिम्फोसाइट, फिर होता है मोनोसाइट, फिर होता है इयोसिनोफिल, फिर होता है बेसोफिल। ठीक है, अब जो न्यूट्रोफिल होता है, जो न्यूट्रोफिल है वो 60 से 70%, यानी कि सबसे ज्यादा ही न्यूट्रोफिल हो गई डब्ल्यूबीसी के अंदर। उसके बाद होता है लिम्फोसाइट, जो कि होती है 20 से 25%। ये जो लिम्फोसाइट है इसके और अदर टाइप्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, ये जो लिम्फोसाइट है। अब उसके बाद होती है मोनोसाइट, जो कि 3 से 8% होती है। इयोसिनोफिल 2 to 4% होती है। जो बेसोफिल है वो 0.5 से 1% की कैटेगरी में, मतलब 1% होती है। ठीक है।